गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर्स लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक अबाउट अवर डेली करंट अफेयर दैट इज अबाउट ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पीडीएफ आपके सामने है, जो फाइल आपके सामने है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। ऑल द डेटा इज अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड फॉर दैट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हैं, वहां पे आपको पीडी गुरुकुल की चैनल मिलेगी। यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ व्हिच इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस दैट यू कैन सी। इट इज अवेलेबल इन गुजराती एज वेल एज अवेलेबल इन इंग्लिश। तो सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम के अंदर भी अगर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो पीडीएफ जो है वो आपके लिए भी है, तो आप वहां पे जा सकते हैं और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। और क्या है अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट में, क्या है अभी यहाँ पे न्यूज में। सो इंडिया लॉन्च्ड ध्रुव 64 which is the first indigenously designed 1.0 gigahertz 64-bit dual core microprocessor। इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियसली डिजाइन 1 गीगाहर्ट्ज और साथ साथ देखा जाए तो 64-बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है ध्रुव 64। तो एग्जाम में अगर आता है कहीं पे प्रीलिम्स में कि ध्रुव 64 एग्जैक्टली क्या है, तो इट्स अ माइक्रो प्रोसेसर मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन द कंट्रीज सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस जर्नी। हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा माइलस्टोन दैट इज ध्रुव 64। और ये कौन से मिशन के तहत या फिर कौन से एफर्ट्स के तहत इसको लॉन्च किया गया है, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पूरी जो एक स्कीम है जहां पे हम सेमीकंडक्टर्स को कंटिन्यूअसली डेवलप करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है दैट इज माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो बोले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज मीटी, जिसे डेवलप किया है, जिसे डिजाइन किया है बाय सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। सो सीडेक ने बेसिकली इसको बनाया है और माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। और इसी लॉन्च से बोल सकते हैं कि हमारे जो डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम के ऊपर बोल सकते हैं कि जैसे ये प्रोग्राम डेवलप होता जा रहा है, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो डे बाय डे वहां पे रिड्यूस होती जा रही है ऑन इंपोर्टेड प्रोसेसर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से हमारा डिजिटल इंडिया यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि जो इंपोर्ट्स है स्पेसिफिकली फॉर सेमीकंडक्टर्स, तो इंपोर्ट्स को हम धीरे धीरे वहां पे कम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसकी हम बात करें तो जैसे कि हमने आगे भी बात करी, एक ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्लीटली डोमेस्टिकली वहां पे डेवलप हुआ है इन द बेस्ड ऑन RISC-V ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस दोनों के लिए यूजफुल है। डेवलप किया है सीडेक ने अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज गाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका मेन एम क्या है, तो भैया एक ट्रस्टेड इंडिजिनियस प्रोसेसर इकोसिस्टम को डेवलप करना, आत्मनिर्भर भारत को वहां पे और आगे सपोर्ट करना स्पेसिफिकली इन सेमीकंडक्टर्स एरिया, साथ साथ लो कॉस्ट प्रोटोटाइपिंग रिसर्च और स्टार्टअप इनोवेशन को वहां पे और अनेबल करना और बूस्ट करना। उसके मेन फीचर्स क्या है, गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड विद 64-बिट ड्यूअल कोर आर्किटेक्चर जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मल्टीटास्किंग को बढ़ाता है और साथ साथ रिलायबिलिटी को भी वहां पे बढ़ाता है। और एक्सटर्नल हार्डवेयर सिस्टम्स के साथ वो हाईली कॉम्पिटिबल है। स्पेसिफिकली उसे डिजाइन किया गया है 5G, साथ साथ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हर जगह पे वो अप्लाई उसे किया जा सकता है। फैब्रिकेटेड एज द थर्ड चिप
under DIRV after Tejas 32 as well as Tejas 64. सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी के लिए वहां पे अच्छा है, और एक डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए, एकेडेमियाज के लिए और साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए to design and to test the products. That is all about Dhruv 64. That is all about the current affair. The next topic, that is all about Erivan Anomalous Blue. अब क्या है ये Erivan Anomalous Blue? तो अभी रिसेंटली वहां पे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 17 के अंदर आर्मेनिया ने एक नया ऑफिशियल लोगो वहां पे लॉन्च किया है, जहां पे उन्होंने एरिवन एनोमलस ब्लू को शोकेस किया है, उसको वहां पे फीचर किया हुआ है। तो पहले जानते हैं कि एरिवन एनोमलस ब्लू एग्जैक्टली है क्या। इट इज कॉमनली नोन एज एरिवन, जिसका ऑफिशियल जो नेम है दैट इज पेलियोमेटस एरिवानेंसिस। पेलियोमेटस एरिवानेंसिस, जिसे हम नॉर्मली एरिवन एनोमलस ब्लू के नाम से जाने जाते हैं। इट्स अ ब्लू बटरफ्लाई स्पीसीज विच इज एंडेमिक टू आर्मेनिया। उसका नाम कहां से पड़ा हुआ है? द नेम आफ्टर येरेवन, एंड इट इज फाउंड नियरली ओनली इन, वी कैन से, सदर्न ट्रांस कॉकेशिया। तो ट्रांस कॉकेशियस के अंदर, उसके सदर्न वाले जोन के अंदर ये पाए जाते हैं और आर्मेनिया के नेटिव बोल सकते हैं। उसकी मेजरली जो ग्रासलैंड्स है वहां पे ये हाईएस्ट पाए जाते हैं, जिसकी एलिवेशन, जो अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें तो 1200 से लेके 2200 मीटर की हाइट पे ये वहां पे पाए जाते हैं। 1 जनरेशन पर ईयर, एडल्ट्स आर एक्टिव फ्रॉम मिड जून टू मिड जुलाई। द लार्वल होस्ट प्लांट इज स्टिल अननोन, लिमिटिंग द इकोलॉजिकल असेसमेंट। उनका जो लार्वल होस्ट प्लांट है वो अभी भी वहां पे नोन है, तो उसकी वजह से बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल असेसमेंट हो नहीं पाता है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो बेसिकली आईयूसीएन के रेड लिस्ट के अंदर इट इज नॉट लिस्टेड, और बोल सकते हैं कि लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द रेड बुक ऑफ एनिमल्स ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया की जो बुक ऑफ एनिमल्स है वहां पे उसे एंडेंजर्ड के तौर पे उसको लिस्ट किया गया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल आईयूसीएन की बात करें, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो वहां पे अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टली ओवरलैप्स विथ Ostrov Forest State Reserve as well as Nishik Protected Landscape. उसके मेन फीचर्स क्या है? एंडेमिक एंड रेंज रिस्ट्रिक्टेड, मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत से अलग अलग जोन्स के अंदर आपको नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा एनवायरमेंटल चेंज के अंदर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अगर उस जोन के अंदर मान के चले कोई एनवायरमेंटल चेंज अगर वहां पे आता है तो उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस होने के वहां पे चांस बन जाता है। Butterflies act as an indicator species reflecting the ecosystem health. वो प्योर इकोसिस्टम और स्मूथ इकोसिस्टम को वहां पे शोकेस कर रहा है। Population trends and density remain uncertain due to identification challenges as well as unknown host plants. और अगर हम बात करें CBD, that is Convention on Biodiversity, तो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है जिसे 1992 के अंदर वहां पे अडॉप्ट किया गया था, और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस के लिए ये सबसे सुप्रीम बॉडी मानी जाती है सीबीडी। उसका होस्ट इस बार कहां पे था? दैट वाज येरेवन, आर्मेनिया, और वहीं से वो वाला नाम आया है, दैट इज एरेवन। शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 2026, और उसकी थीम क्या रहेगी? दैट इज टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। लोगों के अंदर हमने ये वाला बटरफ्लाई वहां पे देखा हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट एरिवन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट न्यू लोगो फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज के लिए एक नया लोगो वहां पे बना है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, यहाँ पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दैट इज फ्रॉम 2026।
जो भी बस कुछ दिनों के बाद आने वाला है, और वो नई बैचेस तीनों ब्रांचेस पे है, दैट इज अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही एनरोलमेंट करवाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म एंड आवर कोऑर्डिनेट्स विल कांटेक्ट यू, या फिर आप यहाँ पे इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस। और एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, तो एटलीस्ट वहां पे डेमोस के लिए एक बार रजिस्टर करवाइए अपना नाम, डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक द डिसीजन कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपका जो सपना है एक सिविल सर्वेंट बनने का, तो उस सपने को किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमने अभी रिसेंटली वहां पे शुरू किया है वो भी आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कोर्स आपके सिंगल कोर्स के अंदर ही वहां पे आ जाएंगे, दोनों प्लेटफॉर्म्स। तो आप घर पे बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सेंटर्स पे भी आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग, all the informations will be provided by our staff members to you. You just have to fill up that form which is given in the description box, or else you can contact on this number, right? तो फटाफट अपना नाम एनरोल करवाए इन द नेक्स्ट मंथ बैच, क्योंकि हम हर एक बैच के अंदर बोल सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड बच्चों को वहां पे शामिल करता है। तो एक बार सीट्स फुल हो गई, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में आपका नंबर लगेगा। सो अगर आपको जनवरी के लिए अगर वहां पे एडमिशन करवाना है और अपनी प्रिपरेशन को फटाफट शुरू करवानी है, तो उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है उसको वहां पे फिलअप करें। नया लोगो जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, तो इस तरीके का एक लोगो है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली एक जो अपर साइड पे वो एरोज वगैरह अगर अपने बनाते हैं समथिंग लाइक दैट, तो एक तो ये एरो का कॉम्बिनेशन है, साथ साथ यहाँ पे मतलब हैंड्स ऐसे रखे हुए हैं, तो हैंड्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो इट इज लाइक अ फायर, तो एक फायर का कॉम्बिनेशन, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एरो विथ पाम दैट इज हैंड्स और साथ में फायर। अगर आप इन तीनों को मर्ज करेंगे तो आपको इस तरीके का एक लोगो मिलेगा जो RRBs के लिए वहां पे डिसाइड हुआ है। तो जानते हैं कि क्या है इसके रिगार्डिंग सब बातें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज नाबार्ड दोनों ने मिलकर एक नया कॉमन लोगो वहां पे डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल कुछ ऐसा बनाया गया है। अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, 1 RRB 1 लोगो, a single common logo adopted by all 28 RRBs across India। पहले देखा जाए तो there were 43 RRBs, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया कि एक स्टेट के अंदर एक ही RRB होनी चाहिए, एंड वी हैव 28 स्टेट्स, सो नाउ वी हैव 28 RRBs। उनका एम क्या है? टू क्रिएट अ यूनिफाइड मॉडर्न एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड आइडेंटिटी फॉर RRBs आफ्टर दिस कंसोलिडेशन फ्रॉम 43 to 28। तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें पूरे देश के अंदर RRBs को स्प्रेड करनी है स्पेसिफिकली फॉर द रीजनल एरियाज और रूरल एरियाज, तो वहां पे उनकी एक अलग सी एक आइडेंटिटी वहां पे बन सके, एक मॉडर्न अप्रोच वहां पे आ सके, उसके लिए एक नया कॉमन लोगो वहां पे है। और लोगो किस तरीके से बनाया गया है? तो जो अपवर्ड एरो वाली जो चीज है वो हमारे प्रोग्रेस को बता रही है, जो हैंड्स वहां पे है वो हमारे नर्चरिंग को बता रहे हैं। इट सिंबलाइजेस द केयर, सपोर्ट एज वेल एज असिस्टेंस टू द रूरल पीपल। जो फ्लेम है, जो फायर है, वो हमारा एनलाइटमेंट बता रहा है। इट डिनोट्स अवर नॉलेज, अवर एम्पावरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल अवेयरनेस। कलर्स देखा जाए तो दो कलर्स से, जैसे कि हमें पता है, एक था डार्क ब्लू और दूसरा था ग्रीन। ब्लू कलर जो है वो ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और फाइनेंस को शोकेस कर रहा है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो लाइफ, एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ को वहां पे शोकेस कर रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द कोर वैल्यूज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज एम्पावरमेंट। और अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया के अंदर शुरुआत में देखा जाए तो एक टर्म यूज होती थी यूनिवर्सल बैंक्स, जहां पे पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक्स को इंक्लूड किया जा रहा था। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज इन द डेकेड ऑफ 1970, the government realized that these universal banks are not willing to go to the rural areas and to help the rural people.
बिकॉज देर वॉज अ माइंडसेट कि वहां से फिर रिकवरी कम हो रही है और बेड डेट्स बढ़ती जा रही है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं. And that's why government started a new wing which was known as differential banks, which was different from the universal banks. So these differential banks were merely focused on the rural areas as well as to the small peoples in terms of finance, to provide them financial facilities. And the first differential type of bank that was established in the year 1976 was known as regional rural bank. And we can say that from that year, from 1976, we have started a new wing of financial inclusion in India, which is known as Regional Rural Bank, a specialized banking institution which was created to provide credit and banking services specifically to rural and semi-urban areas. It was established in the year 1975 through an ordinance, and then after the government framed a new act which was known as RRB Act in the year 1976. Ownership structure is 50% ownership under central government, 15% ownership is of the state government, and the remaining 35% is from the sponsor bank. So the government has made a rule that each RRB is connected to a sponsor bank which will take care of the operations of that RRB, which will take care about the financial situations of that RRB. So हर एक RRB के साथ आपको एक स्पॉन्सर बैंक वहां पे मिलेगी. It is regulated by RBI and it is supervised by NABARD. So we can say that the immediate regulator of the RRB is NABARD. If there is a kind of internal problems or immediate problem, then it will be solved by NABARD, and the ultimate regulator is known as RBI. तो अगर मान के चलो रातों रात अगर कोई तकलीफ होती है तो उसे सॉल्व करने के लिए वहां पे नाबार्ड है, और अगर तकलीफ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए वहां पे आरबीआई है. Initial, there were 5 RRBs in the year 1975-76, and then after government वहां पे देखा जाए तो RRBs बढ़ते बढ़ते 196 हो गई, फिर धीरे धीरे उसको कम किया गया, कंसोलिडेट किया गया, and by the year 2025 the government has cleared a new initiative, that is one state one RRB policy, और इसके लिए आज देखा जाए तो there are 28 RRBs. उनकी की फंक्शनिंग क्या है? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको वहां पे क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करना, दैट इज फाइनेंशियल फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करना, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स वहां पे और आगे बढ़ सके. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट अल नीनो. अगर आपने जियोग्राफी को वहां पे देखा है तो आपको पता होगा व्हाट इज अल नीनो. और अभी कंटेक्स्ट में क्या है, दैट क्लाइमेट मॉडल्स एंड ओशन ऑब्जर्वेशंस शो अर्ली सिग्नल्स of a possible El Nino return in 2026 as a warning in the equatorial Pacific weakens La Nina condition. देखिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप को अगर ध्यान से देखें, सो यहां पे है अपना भारत, दैट इज इंडिया. यहां पे आपको थोड़ी जियोग्राफिकल नॉलेज वहां पे होना चाहिए. इंडिया से आप आगे जाओगे तो देयर विल बी अरब कंट्रीज. वहां से अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा अफ्रीका. अफ्रीका के साथ अटैच है एक जोन जिसका नाम है मडागास्कर. यहां पे है अपना इंडिया. और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वहां पे आगे बढ़ता है. बहुत दूर की अगर हम बात करें, बहुत दूर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका की नीचे की साइड पे अगर आप जाओगे देन यू विल फाइंड साउथ अमेरिका. सो दैट इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड मैप जिसको यहाँ पे समझने की जरूरत है.
टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अल नीनो। तो बहुत दूर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे आएगा साउथ अमेरिका, और बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली इस तरीके से होता है कि मडागास्कर जो है इट्स अ हाई प्रेशर जोन, इंडिया जो है इट इज कंपैरेटिवली लो प्रेशर जोन, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया जो है वो मडागास्कर के कंपैरिजन में लो प्रेशर होता है। लेकिन साथ साथ अगर आप यहां पे देखें तो देयर इज अ कोस्ट विच इज नोन एज पेरू कोस्ट, जहां पे नॉर्मली होता है हाई प्रेशर। एज वी नो कि भैया पूरी की पूरी हवा जो है, द मूवमेंट ऑफ द विंड्स इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां से कुछ हवा इस तरीके से आगे बढ़ती है, देयर इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कुछ हवा यहां से इस तरीके से आगे बढ़ता है, और कुछ विंड्स जो है वो यहां से इस तरीके से आगे बढ़ता है। जो विंड्स यहां पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास इकट्ठा होते हैं वो यहां पे लो प्रेशर जोन में आते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं और वापस घूम के यहां पे वापस आते हैं। यही विंड्स वापस घूम के कहां पे आने वाले हैं, इंडिया की ओर। तो देखा जाए तो देयर इज अ कंप्लीट सर्कल लाइक दिस। ओवरऑल अगर बात करें तो मडागास्कर के विंड जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वहीं से घूम के वो वापस मडागास्कर आ रहे हैं, वही विंड जो है वो यहाँ पे वापस इंडिया में आ रहे हैं। कुछ ऐसे साल के अंदर कभी कभार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो पेरू वाला हाई प्रेशर वाला जो जोन है, पेरू के कोस्ट के अंदर, दैट इज इन साउथ अमेरिका, ये वाला जो कोस्ट है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है वो एग्जैक्टली नहीं पता चला है, लेकिन जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेरू जो है वो वेरी लो प्रेशर जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो दिक्कत ये आती है कि ये वाला जो पूरा सेल है ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी तक ऐसा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स इस तरीके से आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वाली सिचुएशन बनती है, मडागास्कर से विंड जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया इज हाई प्रेशर एज कंपेयर टू पेरू, यहां से सारे विंड्स डाइवर्ट होकर पेरू की ओर चले जाते हैं। जो विंड्स ऑस्ट्रेलिया से घूम के वापस आने चाहिए थे, ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, और यहां पे एक नई साइकिल की मतलब प्रॉपरली शुरुआत हो जाती है, जहां पे पूरा चक्कर रिवर्स होने वाला है। अभी तक ऐसा था कि पेरू से विंड ऑस्ट्रेलिया आते थे, यहां पे ऊपर उठ के वापस जाते थे। अब क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के विंड्स पेरू की ओर जा रहे हैं। तो पेरू में बोल सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका वाला जोन है, यहां पे बारिश बढ़ती जाती है, बट उसके चक्कर में ये जो विंड्स वापस आने चाहिए थे, ये विंड्स वापस आए नहीं। अगर ये वाले विंड्स यहाँ पे वापस नहीं आएंगे तो ये विंड्स यहाँ पे मडागास्कर में होके इंडिया की ओर भी नहीं आएंगे, और बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको कम बारिश मिलेगी। सो ओवरऑल आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो साल अल नीनो वाला ईयर होता है, अल नीनो वाले ईयर के अंदर आपको इंडियन मॉनसून थोड़ा सा वीक मिलेगा, थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखेगा। और उसका रीजन क्या है, वो पेरू कोस्ट के ऊपर टेम्परेचर का बढ़ते जाना। अगर पेरू कोस्ट पे, अगर सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मान के चलो उसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है इंडिया के मॉनसून के ऊपर, जिसे अपने बोलते हैं अल नीनो, एंड दैट इज ऑल अबाउट अल नीनो। सो अल नीनो इज द वार्म फेज of southern oscillation marked by abnormal warming of the surface waters in Pacific Ocean। पैसिफिक ओशन के सरफेस वाटर का गर्म होना और उसके चक्कर में इंडिया का मॉनसून खराब होना। नॉर्मली देखा जाए तो इसका कोई रेगुलरिटी नहीं है, ये इरेगुलरली 2 से 7 साल में एक बार ऐसा होता है, और उसी के चलते ये वाली पूरी सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। ओवरऑल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अल नीनो जो है उसका फॉर्मेशन पेरू कोस्ट की वजह से होता है, विच इज इन द पैसिफिक ओशन, और उसके चक्कर में इंडिया का मॉनसून खराब हो रहा है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसका मेजर टारगेट जो है वो यही समझाना है that the trade winds weaken along the equator, allowing warm surface waters to shift eastwards from the western Pacific towards the South America। सारे के सारे winds कहां पे जाने वाले हैं, towards South America।
और उसकी वजह से ये पूरी एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन जो है उसको वहां पे चेंज करता है, लिंकिंग ओशनिक वार्मिंग विथ द प्रेशर चेंजेस नोन एज सदर्न ऑस्किलेशन। इंडिकेटर्स क्या है, जैसे जैसे वहां पे पैसिफिक ओशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, मान के चलो अल नीनो आने वाला है, राइट। तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ना है दैट इज द बिगेस्ट इंडिकेशन। सो बेसिकली यहाँ पे पूरी जो सेल है जिसको अपने वॉकर सेल बोलते हैं वो पूरा वहां पे रिवर्स हो जाता है, और उसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो है पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इंडिया के अंदर बारिश जो है वो कंपैरेटिवली कम आती है। सो इंटरेक्शन बिटवीन ओशन टेम्परेचर्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर सिस्टम, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे के सारे उसके रीजंस है कि क्यों ऐसा हो रहा है। प्लस अभी जो ग्लोबल वार्मिंग दिन बाय दिन दैट इज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो वो भी उसका एक रीजन है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इट हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीकर मॉनसून्स एज वेल एज ड्रॉट्स। और इंडिया में मॉनसून खराब हो रहा है, सामने साउथ अमेरिका के अंदर मॉनसून जो है वो और पावरफुल हो रहा है। तो साउथ अमेरिका में बोल सकते हैं हैवी रेनफॉल, फ्लड्स एज वेल एज कोस्टल इरोजन। ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी अगर हम बात करें तो वहां पे भी आपको मिलेंगे ड्रॉट्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक विच इज ऑल अबाउट अल नीनो। तो अल नीनो में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी अल नीनो वाला ईयर आएगा साउथ अमेरिका में कुछ ज्यादा ही बारिश होगी, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी बारिश वहां पे डाइवर्ट होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे लॉस होने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं।